हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 4 जो कि आपकी रहेगी रोटेशन मोशन। ओके, तो फर्स्ट आप फटाफट से एक बार जो है सभी लोग यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। होप्स कि आपने जो पीछे वाली क्लासेस हुई हैं अपनी, उनके जो क्वेश्चन हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से समझ आ रहे हों। तो एक बार कनेक्ट हो जाए सभी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यस, कनेक्ट एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 तक हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27th क्वेश्चन? ए सॉलिड सफियर इज रोटेटिंग इन फ्री स्पेस। एक सॉलिड सफियर है जो कि रोटेट कर रहा है फ्री स्पेस के अंदर। इट्स रेडियस ऑफ सफियर इज इंक्रीज। अगर उसकी रेडियस को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कीपिंग द मास सेम, मास को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्ट। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो अफेक्ट नहीं करेगी? तो देखिए, सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते तो आई जो होता है मेरे पास दैट इज एम आर स्क्वायर। डायमेंशन एम आर स्क्वायर का ही रहेगा, वो आगे जो कांस्टेंट है वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कहाँ पे। ठीक है, तो मास अगर सेम है, रेडियस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो रेडियस इंक्रीज करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। इसने बोला कि कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, ये तो हो रहा है इफेक्ट। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते तो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, आई भी चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी यहाँ पे क्या करेगा, ओमेगा जो है चेंज करेगा। अगर ये दोनों ही चेंज करेंगे तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। रेडियस इंक्रीज हुई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुई, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। तो दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड, ये भी क्या करेगी, अफेक्ट यहाँ पे करेगी। अच्छा, अब अपने पास बच गया एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। इनमें से क्या चीज होगी हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। अब आप लोगों ने वो देखा होगा एंगुलर मोमेंटम में, अगर हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम, देखो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है एंगुलर मोमेंटम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हर एक मौसम में क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये होता है आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। यहाँ पे आई इंक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर आई डिक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या बोला उसने, रेडियस इंक्रीज होती जा रही है। जैसे आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कहीं पे, जहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं या फिर हम वहाँ पे रोटेशनल की बात करते हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। एक इस तरीके से आपने वीडियो देखी होगी कि हमारे पास इस एक्सिस पे हम रोटेट कर रहे हैं, मान लो इस पे एक हमारे पास क्या है, रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर हम हाथों को स्विंच करते हैं, यानी कि रेडियस को क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारे पास स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम हाथों को फैलाएंगे तो स्पीड जो मेरे पास रेडियस इंक्रीज कर जाएगी, रेडियस इंक्रीज करेगी तो हमारी वेलोसिटी क्या बोलेंगे, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए ना? अगर ये चेंज कर रहा है तो ये भी चेंज करेगा। अभी हमने देखा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ओमेगा भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता। एंगुलर वेलोसिटी दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड इफ द रेडियस विल चेंजेस। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, एक इकलौता, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे सेम रहेगा, कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दो वेरिएबल है, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, हमारे पास इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ो भी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हैविंग masses m1 and m2. If the particle of m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d1, d, by what distance would the particle of m2 move so that it keep the mass center of particle at the original position? हमारे पास क्या सिनेरियो है,
मास m1 है, एक मास m2 है। मान लेते हैं कि इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, अब एक्सिस के अलोंग ही लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, डी डिस्टेंस तक ये आया, इसकी कितने डिस्टेंस तक आया, डी तक आया। तो इसको कितना मूव करना पड़ेगा इसकी तरफ, ताकि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो, अफेक्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, इसकी तरफ नहीं आएगा, इससे दूर जाएगा, ये चीज इससे क्या करेगी, दूर जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास तो तभी वहीं पे रहेगा ना, तो ये कितना यहाँ पे दूर जाएगा वो हमें पता। अगर ये डी इसके पास आ रहा है तो ये डी ही आगे शिफ्ट होगा, तभी तो ऑल ओवर सिस्टम सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, मान लेते हैं इनिशियल जो इनकी कंडीशन है, इनिशियल जो पोजीशन है, एक तो ये काम नहीं कर रहा, इनिशियल जो पोजीशन है वो मान लेते हैं x1 x2, क्या है x1 x2, और फाइनल पोजीशन की अगर बात करें, हाँ जी, फाइनल पोजीशन की बात करें तो फाइनली क्या होगा, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है, कितना d, तो हम क्या कर देंगे भी, जो टोटल x1 था हमारा उसमें से d ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि कम हो गया d। अच्छा, इसमें से क्या होगा x2, x2 तो ये पहले ही था ऑलरेडी, जिस पोजीशन पे था पहले ही था, ठीक है, x2, अब ये d आगे चला गया, यानी कि ये क्या हो गया, x2 प्लस d हो गया, ये d डिस्टेंस इसने गिवन किया था अपने को, ठीक है। x2 क्या कर गया अपने पास, x2 प्लस d हो गया आगे वाली बॉडी के लिए, m2 के लिए, और इनिशियल देखेंगे तो x1 माइनस क्या हो गया, d हो गया, ठीक है। अब पोजीशन कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की, वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एक दिन मैंने आप लोगों को नोट भी करवाए थे कि एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड थर्ड वन इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन वाला फॉर्मूला क्या था भाई, एक्स सेंटर ऑफ मास, लैग कर रही है ठीक है ना, एक्स सेंटर ऑफ मास दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, ये लिखा था हमने फॉर्मूला, ठीक है। ये तो होगी इनिशियल बात, इनिशियल जो कंडीशन थी वो वाली। फिर फाइनली क्या होगा, स्टार्टिंग में तो यही थे हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 x2, ये कौन सी होगी, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल जो पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की वो होगी। अब सेंटर ऑफ मास अगर फाइनल हम निकालते हैं वो क्या होगा मेरे पास, m1 x1, x1 नहीं होगा, अब कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, तो क्या होगा x1 माइनस, क्या होगा x1 माइनस प्लस m2, यहाँ पे x2 की जगह पे क्या हो गया, अब x2 प्लस एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस, ये क्या आ गया मेरे पास, फाइनल, क्या आ गया, फाइनल, ठीक है। ये ऊपर वाला इनिशियल था, फाइनल था। अब इसने क्या बोला है लास्ट लाइन में, कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन, हमें वो डिस्टेंस बतानी है जब हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज ही ना करे, चेंज ही ना करे, चेंज नहीं करेगा तो इसका मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों इक्वल आनी चाहिए। यहाँ से हम डी की वैल्यू कैलकुलेट आउट कर ले, डी की टर्म्स में x2 की वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है ना, मतलब शिफ्ट तो ये हुआ ना x2 वाला, x1 x2 हुआ, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो हम क्या करें, इन दोनों को इक्वल पुट कर दे, क्या करें, इन दोनों को इक्वल पुट कर दे, इक्वल पुट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, हम बोलेंगे यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास जो मेरे पास इनिशियल था, एंड x सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन फाइनल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 divided by m1 plus, and which is equal to the final position of the center of mass, and final position we will get m1 x1 minus d plus m2 x2 plus d divided by m1 plus, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया था वैसे वैसे हमने इसको सोल्व आउट कर दिया, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा यहाँ से m1 प्लस m1 प्लस m2 दैट इज कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, ऊपर वाला, हाँ जी, क्या बचेगा यहाँ पे m1 x1 प्लस m2 x2 एंड विच इज इक्वल टू m1 x1 माइनस d प्लस m2 x2
टू प्लस m1 को एक साइड करते हैं, m2 को एक साइड करते हैं, दैट्स वाइज को इधर लेके आओ, क्या बनेगा m1 x1 प्लस m1 x1 माइनस डी, माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा है ना। ओके जी, इधर इसको लिखेंगे पहले m2 x2 प्लस डी, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज m2 क्लियर यहाँ तक। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या बनेगा m1 x1 माइनस m2 m1 x1 माइनस माइनस प्लस m1 d एंड विच इज इक्वल टू दैट इज m2 x2 प्लस m2 d माइनस m2 x। यहाँ पे ये d हमें d डैश लेना पड़ेगा, ये जो शिफ्ट हुआ है ये हमें पता नहीं है d ही शिफ्ट हुआ है या कितना और शिफ्ट हुआ है, तो ये हम ये d डैश ले लेंगे d डैश, ठीक है, d डैश यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी अपना क्या आ जाएगा d डैश, ठीक है। d डैश की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, इससे ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट, क्या बचा m1 d विच इज इक्वल टू m2 d डैश, d डैश हमें निकालना था भी कितना शिफ्ट होगा, दैट इज m1 d डिवाइडेड बाय m, इतना क्या होगा वो शिफ्ट होगा, ठीक है, मास इसका रेशो एंड इनटू में जितना वो फर्स्ट वाला मास शिफ्ट हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और डायरेक्ट नहीं याद रखते तो फिर आपको ये करना, ठीक है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन को नोट करो सभी। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, किसी का अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो यू कैन टेल मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 29, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क। क्या करना है हमें, एक डिस्क का ही निकालना है ये हमारे पास एक डिस्क है मान, ठीक है। क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस कितनी है r है जी, मास कितना है इसका m है, हमें निकालना है अबाउट ए एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ द disk and normal to the disk, edge of the disk and normal to the disk, so we can say that this line edge में से भी पास हो रही है और कहाँ से जा रही है, परपेंडिकुलर भी है डिस्क के, ठीक है। सेंटर में से हमें पता है तो हम यूज कर देंगे यहाँ पे क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एट डिस्टेंस r के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। बताइए, यही करना होगा अपने को, यही करेंगे। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इसका पासिंग थ्रू द सेंटर, सबसे पहले हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, कहाँ से पास करना है, सेंटर से पास करना, ठीक है। सेंटर से अगर पास करेंगे तो सेंटर से पास करने के लिए मतलब अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक डिस्क के लिए, दैट इज होता है हाफ ऑफ m, कितना होता है हाफ ऑफ m r स्क्वायर। नाउ वी विल अप्लाई द
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर यहाँ पे लगाते हैं, यह कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस या पैरेलल टू द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो क्या होगा हमारे पास, जो इसका सेंटर में से आ रहा है वो प्लस में हम कर देंगे एम आर स्क्वायर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एक और किया था। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे सेंटर में से जब वो पास करे दैट इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, प्लस कर देंगे उसमें कितना, एम आर स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस अगर ये यहाँ पे कहीं दे देता, मान लो कि ये इधर दे देता इस वाली एक्सिस के अलॉन्ग, बताओ, तो फिर हम ये वाला डिस्टेंस, अब इसने एज से पास किया है, एज से पास करेंगे तो इसका मतलब क्या है, टोटल रेडियस ही आ गई ना, वो तो बाउंड्री से पास कर रहे हैं तो टोटल रेडियस ही लेंगे वहां पे तो ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, ये आ जाएगा 3/2 ऑफ एम आर, कितना आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, दैट इज आवर ऑप्शन सी, क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हमारे पास ऑप्शन सी जो है क्या रहेगा आपका, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी 2 एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। क्या करना है अपने को, अबाउट इट्स डायमीटर निकालना है किसका, सॉलिड स्फीयर का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ मेरे पास सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, ये तो याद हो गया होगा आई थिंक सभी को, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका, सॉलिड स्फीयर, हाँ, अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अबाउट अगर देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जी 2/5 एम आर, कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, एम आर स्क्वायर रो, आर की पावर 5 रो, आर स्क्वायर रो या फिर आर स्क्वायर रो, कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसने पूछा है रेडियस और डेंसिटी की फॉर्म में पूछा है, रेडियस एंड डेंसिटी की फॉर्म में, यानी कि मास हमारे पास नहीं लेना, मास नहीं लेना तो मास को ही चेंज करेंगे रेडियस एंड उसमें। अच्छा जी, डेंसिटी क्या होती है मेरे पास, डेंसिटी दैट इज रो विच इज इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम, क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या आ जाएगा यहाँ से, रो इंटू वी, रो इंटू वी। वॉल्यूम कितनी होती है एक सॉलिड स्फीयर की, रो वॉल्यूम लिखेंगे तो कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एम हेयर, तो वी विल गेट आई इज इक्वल टू 2/5, कितना 2/5 एम, एम की जगह पे रखेंगे रो 4/3, पाई की वैल्यू भी पुट कर दो 22/7 इंटू में आर पावर 3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आर। ऑप्शन तो दिख ही क्या होगा कौन सा मैच करेगा, क्योंकि आर की पावर 5 एक ही ऑप्शन में बन रही है ना। तो इसको सोल्व भी कर लेते हैं आगे, सोल्व अगर करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा। यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे तो 22 8 जा 176, 176 नीचे करेंगे तो 21 की 5 के साथ दैट इज 105 और रो आर पावर कितनी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, सी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बताइए भी यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। ओके नोट करो सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि आप लोगों ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट ऑप्शन हम देखते तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी इतना बड़ा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने बड़े कांस्टेंट के साथ हमने कभी नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे ये लिंक पता होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है आपको, फिजिक्स में जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें लिंक पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता जितना वो पाथ मुश्किल होता है।
है ना। तो पाथ अगर हमें पता है तो वी कैन इजिली फाइंड आउट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31, पार्टिकल है, मूव कर रहा है इन ए सर्कल, रेडियस इसकी है 2.25 एंड एट अ रेट कितना 2 राउंड पर सेकेंड। द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें क्या बताना है, एक्सेलेरेशन बताना। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है तो कौन सा एक्सेलेरेशन लेंगे, दैट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। कौन सा लेंगे, एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो ए सी सर्कुलर एक्सेलेरेशन बोले या एंगुलर एक्सेलेरेशन, दैट इज v² बाय, ये क्या होगा, v² बाय, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, v को अगर हम ओमेगा की टर्म्स में बात करते हैं तो ओमेगा क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो ओमेगा क्या है, ये जो गिवन है ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, 2 पाई न्यू, ऐसे निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ओमेगा जो है कितना है 2 राउंड, एक राउंड में कितना एंगल कंप्लीट करेगा, दैट इज टोटल एंगल कितना 360। हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई एंड डिवाइडेड बाय, बस कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय पर सेकंड दे रखा है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ पे पर मिनट गिवन था, पर मिनट को हमने चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी पर सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपने पास ओमेगा की वैल्यू, दैट इज 4 पाई। वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं है तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आर कितना है 25 डिवाइडेड बाय 100, वी कैन राइट इट लाइक दैट। ओमेगा कितना है 4 पाई, तो 4 पाई का क्या करते हैं जी, स्क्वायर करते हैं। 4 यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4, ये होगा 4 का स्क्वायर करेंगे, पाई का स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, दैट इज हमारे पास कितना आ गया जी, पाई 4 पाई स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे, सी। ठीक है, बात क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन कह रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक पोलर वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, स्केलर है या फिर कुछ भी, कुछ ना कुछ तो है तभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब स्केलर है इधर, वेक्टर है, क्वांटिटी तो है, स्केलर है नहीं। अब बच गया कौन, वेक्टर। वेक्टर में भी आपको दो ऑप्शन गिवन है कि वो एक्सियल वेक्टर है या फिर पोलर वेक्टर। देखो अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा और m ओमेगा r स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन इसकी कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन इसकी होगी परपेंडिकुलर, क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू बोथ, कौन से, आर वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर, इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। दैट्स वाई इसको हम पोलर वेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, क्या बोला जाएगा, एक्सियल वेक्टर बोला जाएगा। अगर सर्कुलर मोशन में वहाँ पे रोटेशन हो रहा है तो ये अलोंग द टेंजेंट होगा, ये जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी। जैसे मान लो ये पार्टिकल मेरे पास मूव कर रहा है, इसका जो टेंजेंट होगा ये डायरेक्शन देगा किसकी, मोमेंटम, तो क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा, मतलब पोलर वेक्टर। ठीक है ना, एक्सियल वेक्टर होगा। क्लियर है, ओके चलिए। तो जो फर्दर क्वेश्चन है वो हम इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर